साल 1971 बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट 80% था। इसके हालात को देखकर तो यूएस के एक मिनिस्टर हेनरी किसिंजर ने तो ये तक कह दिया था कि ये बास्केट केस देश बनेगा। लेकिन फिर कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक बन गई और बांग्लादेश की जीडीपी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक। 2021-22 में इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $2320 थी और बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $2824, जिसको देखकर तो ये लगता है कि वाकई बांग्लादेश ने इकोनॉमी ग्रोथ के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 16 दिसंबर 1971 को एक लंबे गृह युद्ध के बाद बांग्लादेश को आजादी मिली। लेकिन आजादी तो मिल गई, पर आजादी के बाद भी देश में हालात कुछ ठीक नहीं थे। जहां मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने तो अपने ऑयल जैसे रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया एंड फिर उससे जो अर्निंग हुई उससे उन्होंने अपनी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया एंड उनको बढ़ाया एंड एट द एंड वो इस चीज में सक्सेस भी हुए। लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी सिवाय उसकी चीप लेबर के, क्योंकि आजादी के बाद वहाँ के यूथ को कोई खास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और इसके पीछे एक ही कारण था, वो था बांग्लादेश की गरीबी। 1970 में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑयल की खोज के बाद बांग्लादेश के लोग यहाँ काम करने जाते हैं एंड अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भेजने लगते हैं। इन पैसों से वो मेडिसिन, फूड एंड अदर थिंग्स बाय करते हैं। 2022 में बांग्लादेश के 13 मिलियन पीपल अदर कंट्रीज में एम्प्लॉयड हैं एंड वो सब अपनी इनकम का एक हिस्सा बांग्लादेश में सेंड करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या ये पैसा भी किसी देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है? इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि यदि रेमिटेंस किसी डेवलप्ड कंट्री से आता है तो वह किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कोई यूएस में $2000 कमाता है तो उसकी कीमत बांग्लादेश में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी, जो एक छोटे लेवल पर एक बड़े धमाके का काम करता है। बांग्लादेश का रेमिटेंस 2021 में $22.1 बिलियन था एंड जो 7th लार्जेस्ट रेमिटेंस था। बांग्लादेश के लोगों को पता था कि बाहर काम करने से उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। उन्हें एक ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत थी जिसमें वो बहुत बड़े लेवल पर लोगों को काम पे रख सके एंड इस चीज का सोल्यूशन ढूंढा बांग्लादेश के एक्स गवर्नमेंट सेक्रेटरी कादर खान ने। उन्होंने 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा टेक्सटाइल का काम सीखने के लिए। उन्होंने वहाँ से काम सीखने के बाद अपने देश में एक छोटे लेवल पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत की और उसने लोगों को रोजगार भी दिया। लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ जिससे मल्टी फाइबर एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी देश सिर्फ एक लिमिट के हिसाब से ही एक दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकता था। लेकिन बांग्लादेश पर यह एग्रीमेंट लागू नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम ये नया कंट्री बना था। सो उसने इसका बेनिफिट भी उठाया। इस एग्रीमेंट के दौरान बांग्लादेश पर कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगता था, इसलिए उस टाइम बांग्लादेश के कपड़े बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के और लो कॉस्ट पर भी बनते थे। इसीलिए ये लोगों को आसानी से प्रोवाइड भी हो जाते थे। इस कारण बड़े बड़े देशों में भी इनकी डिमांड बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे प्यूमा, ज़ारा, लविस अपने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में ही मैन्युफैक्चर करने लगी क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा सस्ती थी। आज भारत में जितने भी बड़े ब्रांड्स के कपड़े आते हैं उनमें से 80% बांग्लादेश से ही आते हैं, जिसमें से आज 80% एक्सपोर्ट अकेली बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। आज बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं जिनमें 4.4 मिलियन लोग डेली काम करते हैं, जिसमें 3.2 मिलियन सिर्फ वुमेन्स हैं। आज इनका एक्सपोर्ट हर कंट्री में बढ़ता जा रहा है। 2011 में बांग्लादेश इंडिया को भी पीछे छोड़कर एंड चाइना के बाद 2nd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया। 2016-17 में ही बांग्लादेश की आरएमजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने $28.84 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जो बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट का 80.7% था। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में महिला वर्कर्स की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। जहां 1990 में बांग्लादेश की 21% महिलाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती थी, वहीं ये संख्या 2022 में बढ़कर 42% हो गई है। दोस्तों 2021-22 में जहां बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $2824 थी एंड वहीं इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $2320 थी। किसी भी देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका जीडीपी पर कैपिटा को ही माना जाता है। जीडीपी पर कैपिटा में देश के लोगों का रोल भी होता है। जहां आज बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ है, वहीं इंडिया की 140 करोड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है। इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ जनसंख्या बांग्लादेश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं। 2021 में चाइना की जीडीपी पर कैपिटा थी $12,556, वहीं दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देश वेंटी सिटी की जीडीपी पर कैपिटा थी $21,198। इसके हिसाब से तो वेंटी सिटी ने भी चाइना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में अमीर सिटीज के मामले में चाइना 2nd नंबर पर आता है। जहां कुछ वर्षों में बांग्लादेश खूब चर्चा में रहा एंड कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया को बांग्लादेश से कुछ सीखना चाहिए। आज वही देश पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन
फॉलिंग रेमिटेंस जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। इसी कारण आज बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट 10% पहुंच गया है। इसके अलावा महंगाई के कारण बहुत से लोग गरीबी रेखा के भी नीचे चले गए हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली वुमेन्स वर्कर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पूरे बांग्लादेश में वुमेन वर्कर्स का यही हाल है। इसके अलावा बांग्लादेश के रेमिटेंस में भी तेजी से गिरावट आ रही है। 2022 में बाहर काम कर रहे वर्कर्स ने 6.77 बिलियन बांग्लादेश को भेजे, जो 2021 में भेजे गए रेमिटेंस से 8.41% कम थे। होप अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी में कितना बड़ा डिफरेंस है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।